अच्छा, तो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ये। और इसके अंदर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट के बारे में पढ़ना है वो है कार्बोहाइड्रेट। कल नहीं पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के बारे में, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स जो है एक इम्पोर्टेंट सोर्स है एनर्जी का। कार्बोहाइड्रेट्स आपको सबको पता है क्योंकि आप बायो के स्टूडेंट्स भी हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स जो डिफरेंट टाइप के अनाज इस्तेमाल करते हैं हम, उसके अंदर पाया जाता है। उसके अंदर गंदम भी है। चावल जो है सबसे ज्यादा उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। मकई के अंदर भी है। जव जो होते हैं उनके अंदर भी है। बाजरा उसके अंदर भी है। इसके अलावा पटाटों के अंदर भी पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, हनी के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। और चिकंदर जो होता है उसके अंदर बीट रूट्स जिसको हम कहते हैं उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। शुगर केन के अंदर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। और सबसे ज्यादा जो एनर्जी हमें सप्लाई करता है न्यूट्रिएंट, वो कार्बोहाइड्रेट है। देन फैट, उसके बाद आता है प्रोटीन की बारी है। मगर सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट एनर्जी सप्लाई करता है। तो कार्बोहाइड्रेट की जो है जो पुरानी डेफिनेशन, अब मैंने मुझे पता नहीं कल मैंने आपको कहाँ तक पढ़ाया था, अगर ये पढ़ा दिया आपको तो हम आगे पढ़ लेते हैं, नहीं तो यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। नहीं पढ़ा है। तो देखो कार्बोहाइड्रेट नाम से पता चल रहा है, क्योंकि शुरुआत में जब इनकी डिस्कवरी हुई थी तब साइंटिस्ट सोचते थे के साथ रिसर्च के बाद रिजेक्ट हो गई। आजकल जो मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की वो है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ऑफ कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट्स की जो मॉडर्न डेफिनेशन है वो क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉली हाइड्रोक्सी अल्डिहाइड ऑफ कीटोन। दे आर अल्डिहाइड आर कीटोन हैविंग many molecules are such compounds which are hydrolysis produce polyhydroxy aldehyde or कीटोन। तो ये कहता है या ऐसे कंपाउंड्स हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर्स होते हैं। जब आप उनकी हाइड्रोलाइसिस करोगे तो क्या मिलेगा? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन मिलेगा। जैसे स्टार्च की जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। सक्रोज की हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमें मिलता है ग्लूकोज जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। दूसरा मिलता है फ्रक्टोज जो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। लेक्टोज मिल्क शुगर, जब उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक मिलता है ग्लूकोज जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। एक मिलता है गैलेक्टोज, वो भी पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड ही है, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क है। अच्छा, माल्टोज, जब माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो आपको मिलते हैं दो ग्लूकोज के यूनिट्स। तो इसका मतलब है जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड कीटोन होंगे या
ऐसे कंपाउंड्स होंगे जब इनके आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो आपको पॉलीहाइड्रोक्सिल कीटोन मिलेगा। अब आते हैं इनकी क्लासिफिकेशन। अब क्या है इनकी क्लासिफिकेशन? देखो, एक क्लासिफिकेशन टेस्ट की बेस पे है, सोलिबिलिटी की बेस पे है। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन। तो एक क्लासिफिकेशन है जो हमारे बुक में नहीं, पुरानी किताब में थी, शुगर एंड नॉन शुगर्स। शुगर एंड नॉन शुगर्स मतलब क्लासिफिकेशन है कार्बोहाइड्रेट्स की। शुगर कौन से हैं, नॉन शुगर कौन से हैं? शुगर्स वो होंगे जो क्रिस्टलाइन होंगे। क्या होंगे? क्रिस्टलाइन होंगे, वाटर सोल्यूबल होंगे, टेस्ट उनका स्वीट होगा। टेस्ट में स्वीट होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है। ग्लूकोज क्या है? क्रिस्टलाइन है, वाटर में हल हो जाता है, टेस्ट में स्वीट होता है। सक्रोज क्रिस्टलाइन है, वाटर में डिजॉल्व हो जाता है कंप्लीटली और टेस्ट में स्वीट होता है। फ्रक्टोज का भी। तो इनको हम क्या कहेंगे? शुगर बोलेंगे। नॉन शुगर्स एमआरएफएस क्या होंगे? एमआरएफएस वाटर इनसोल्यूबल, टेस्ट बेस, स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन, ये पॉलीसेकेराइड्स हैं जो टेस्ट बेस हैं, वाटर इनसोल्यूबल हैं और एमआरएफएस फॉर्म में होते हैं। ये हमारी बुक में अभी की किताब में नहीं है। अभी की जो क्लासिफिकेशन है, मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन, ये तो होगी ऐसे। मोर साइंटिफिक क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की बुनियाद पर। क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। कार्बन एटम की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। क्योंकि मोनोसेक्राइड जो है, सुनो एक बात, मोनोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन कार्बन की बुनियाद पर है। मोनोसेक्राइड में कम से कम 3 कार्बन हो, कम से कम। मतलब मोनोसेक्राइड स्टार्ट कहां से होते हैं? ग्लाइसरल एल्डिहाइड से। इनका पहला मेंबर है ग्लाइसरल एल्डिहाइड, मतलब ये यहां से स्टार्ट होते हैं 3 कार्बन से, फिर 4 कार्बन, 5 कार्बन। तो हमारी किताब में, पुरानी किताब में है कि मोनोसेक्राइड के अंदर 3 से लेकर 10 तक कार्बन होते हैं। कितने? 3 से लेकर 10 तक कार्बन होते हैं उनमें, मोनोसेक्राइड्स के अंदर। इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं होती। ये सिंपलेस्ट है ऑल शुगर्स में, मगर इनकी फर्दर हाइड्रोलाइसिस आप नहीं कर सकते। ये सिंपलेस्ट है ऑल शुगर्स के अंदर। अच्छा, इंडियन किताब में पढ़ा था मैंने, उसमें लिखा हुआ कि 3 to 8। अब मैं बता दूं, देखिए ना, सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो हेक्सोज है, जो काम के हैं हमारे। ग्लूकोज हेक्सोज है, 6 कार्बन वाला है ना। फ्रक्टोज कितने कार्बन है? 6। इलेक्ट्रोज में 6, मेनोज में 6। तो इसका मतलब है 6 वाला तो एम है ना। अब 10 कार्बन वाला लिखा हो तो है, मगर उसकी कोई एग्जाम्पल गिवन नहीं दी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारी किताब में जिस उसको भी फॉलो कर रहे हैं कि उनमें कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन होते हैं। तो ये कार्बन की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन होगी किसकी? मोनोसेक्राइड। किसकी? मोनोसेक्राइड की। अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड। कौन से? ओलिगो एंड पोली। उनकी क्लासिफिकेशन सिंपल शुगर की बुनियाद पर होती है। उनकी क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर होती है? सिंपल शुगर की यूनिट्स की बुनियाद पर। तो सेकंड जो क्लासिफिकेशन है वो किस पर है? नंबर ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स। सिंपल शुगर यूनिट्स की बुनियाद पर क्लासिफिकेशन। ओलिगोसेक्राइड की क्लासिफिकेशन किसकी बुनियाद पर होगी? कि उसके एप्लाइसिस से कितने सिंपल शुगर मिलते हैं, यही है ना। पॉलीसेकेराइड की क्लासिफिकेशन किससे होगी? कि भाई वो कितने सिंपल शुगर दे सकता है, मतलब उसके एप्लाइसिस से। ठीक है, तो ओलिगोसेक्राइड के बारे में लिखा हुआ है
कि ओलिगोसेक्राइड की जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 10 आपको मिलेंगी सिंपल शुगर। कितनी? कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 10। इंडियन किताब में लिखा होता है 2 से लेकर 9 तक। क्यों? वो 10 को शामिल करता है पॉलीसेकेराइड के अंदर। जो 10 या उससे ज्यादा सिंपल शुगर देता है वो किस में आ जाता है? पॉलीसेकेराइड के अंदर। मगर हमें अपनी किताब के हिसाब से चलना है। मगर हमारी जो ये किताब है ना, अभी नई किताब, उनके अंदर लिखा हुआ है 3 से लेकर 10। हालांकि 3 से लेकर 10 नहीं होगा, 2 से लेकर 10 होगा। फेडरल की बुक में भी यही लिखा हुआ है कि ओलिगोसेक्राइड जो है ना, उनकी जब आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो कम से कम दो, ज्यादा से ज्यादा 10 सिंपल शुगर्स मिलेंगी। तो 3 नहीं होगी, इसके अंदर 3 लिखा हुआ है। ओलिगोसेक्राइड 3 नहीं होगा, 2 होगा। 2 से लेकर 10 तक। तो चले आते हैं पहले मोनोसेक्राइड्स पे। यह है सिंपल शुगर। cannot be further add production। इनकी फर्दर एड्रेस नहीं कर सकते, मतलब नहीं हो सकती। दे कंटेन 3 to 10 कार्बन एटम्स। मैंने ऊपर लिखा ना, ये जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स ये किसके लिए है? मोनोसेक्राइड के। इसके अंदर कम से कम 3, ज्यादा से ज्यादा 10 कार्बन एटम्स होते हैं। those which contain aldehyde group are known as aldoses। जिनमें aldehyde group होता है उनको क्या कहते हैं? aldoses। those which contain ketone group are known as ketones। जिनमें aldehyde group है उनको aldoses बोलते हैं। जिनमें कीटोन ग्रुप होता है उनको क्या बोलते हैं? कीटोन। अच्छा, एग्जांपल इसका पहला मेंबर ये है CHO, CHOH, CH2। ये मतलब कार्बोनेट का जो पहला मेंबर है मोनोसेक्राइड का वो यही है, ग्लाइसरल अल्डिहाइड। या अल्डो ट्राइओज, क्योंकि अल्डो ग्रुप है इसके अंदर। ग्रुप कौन सा मौजूद है? अल्डो है, साथ में ट्राइओज। ट्राई का मतलब 3 कार्बन है इसके अंदर। CHO, CHOH होल टू CH2OH। कितने कार्बन हो गए इसके अंदर? 4 हो गए। अल्डो टेट्रोज, अल्डो टेट्रोज या एरिथ्रोज, या क्या पढ़ते हैं इसको? एरिथ्रोज। टोटल कितने कार्बन हो गए? 5 हो गए। अल्डो पेंटोज, इनको कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज जो पाई जाती है किसके अंदर? RNA और DNA के अंदर, डीऑक्सीराइबोज। जो हेरिडिटी कैरियर होते हैं, RNA और DNA जो है ना हेरिडिटी कैरियर है,
जेनेटिक इंफॉर्मेशन को सेव कर लेते हो, ठीक है। तो इसका मतलब है इनका जेनेटिक इंफॉर्मेशन में भी रोल है कार्बोहाइड्रेट्स का। अच्छा, उसके बाद है CHO, CHOH, होल 4, CH2OH। तो ये क्या हो गया? अल्डोहेक्सोल। अल्डो, तो ये है ग्लूकोज, ये है ग्लूकोज। अल्डोहेक्सोल अल्डील ग्रुप है और 6 कार्बन है इसके अंदर। अच्छा, उसके बाद है CH2OH, यहाँ पे कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, CHOH होल 3, CH2OH। तो इसके अंदर देखो ग्रुप कीटोन है, तो कीटोहेक्सोल, कीटोहेक्सोल। तो ये क्या है? ये फ्रक्टोज, फ्रक्टोज जो कीटोहेक्सोल है। अच्छा, इन मोनोसेक्राइड, हेक्सो आर वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो अहम है वो क्या है? हेक्सोज है, जो सबसे ज्यादा अहम है। मतलब उनमें ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, इलेक्ट्रोज है, मेनोज है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो, ग्लूकोज ओपन चेन स्ट्रक्चर में भी मिलेगा आपको, रिंग स्ट्रक्चर में मिलता है। ओपन चेन स्ट्रक्चर में मिलेगा, और किसमें मिलेगा आपको? रिंग स्ट्रक्चर में। तो रिंग स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज इज कॉल्ड पायरेनोज। तो ये हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है, क्योंकि रिंग के अंदर ऑक्सीजन भी आता है। ये जो रिंग होती है वो हेटेरोसाइक्लिक होती है। इसको देखो, ये ओपन चेन स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं ग्लूकोज का। CHO, CA, इधर OH, इधर H, इधर C, इधर H, इस पे OH ग्रुप, इधर OH, इधर H, इधर OH, इधर H, CH2OH। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर है। ओपन चेन स्ट्रक्चर। अच्छा, ग्लूकोज इज डेक्सट्रोरोटेटरी। ग्लूकोज क्या है? डेक्सट्रोरोटेटरी है। रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट, PPL। क्लॉकवाइज, ये PPL को रोटेट करेगा क्लॉकवाइज। और सिंबल कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? फालतू डेक्सट्रोज के लिए सिंबल कौन सा यूज करें, और लीवोग्रेविटी के लिए माइनस का सिंबल यूज करें। अगर कोई पूछे इसमें असरवेटी कार्बन कितने होंगे, असरवेटी के कायरल कार्बन कितने होंगे, जिसमें 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं। देखो 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हैं जिससे
ये कार्बन कायरल है, क्यों? इधर OH ग्रुप लगा हुआ है, इधर H है, दो ये डिफरेंट ग्रुप, ऊपर CHO लगा हुआ है, नीचे पूरा ग्रुप हो गया। ये नीचे क्या हो गया, पूरा ग्रुप डिफरेंट हो गया। फिर इसको देखें, इधर H, इधर OH, दो डिफरेंट ग्रुप, ऊपर ग्रुप पूरा लगे, नीचे का ग्रुप लगा, चार डिफरेंट ग्रुप हो गए। इसको देखो, OH H, ऊपर पूरा ग्रुप, नीचे पूरा ग्रुप जो डिफरेंट है, मतलब एक जैसा नहीं है। इसको देख लें, OH H, ऊपर पूरा ग्रुप, नीचे पूरा ग्रुप, ये एसिमेट्रिक नहीं है, क्योंकि इस पर दो एक जैसे एटम लगे हुए हैं, दो हाइड्रोजन लगी हुई है, दो हाइड्रोजन लगी हुई, एक जैसे ग्रुप हो गया ना। इट कंटेन्स फोर कायरल कार्बन। या एसिमेट्रिक कार्बन। अब बताएं ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर। देखो ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स हो गया, CH2OH। अब देखो ये वन, ये टू, ये थ्री, ये क्या है, फोर, ये फाइव, और ये सिक्स। तो रिंग किसके दिल में बनती है, वन और फाइव के दिल में। याद करो, रिंग जो बनेगी वो बनती है वन और फाइव के दिल में, रिंग बनेगी, ये रिंग बनेगी वन और फाइव के दिल में। पहले और पांचवें के दिल में रिंग बनी है, जिस बीच में ऑक्सीजन आ गई। बीच में क्या है, ऑक्सीजन आ गई। देखो वन और फाइव के बीच में क्या है, हेटेरोसाइक्लिक एटम है, ऑक्सीजन। अच्छा, इसमें पता है क्या देखते हैं, फर्स्ट कार्बन को देखते हैं, पहले कार्बन को। अगर H ऊपर लगा हुआ है, OH नीचे लगा हुआ है, तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। क्या बोलते हैं इसको, अल्फा ग्लूकोज। किसकी बुनियाद पर, OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे जो OH ग्रुप है कहां पे लगा हुआ है, राइट हैंड साइड पर लगा हुआ है OH ग्रुप, इसको क्या कहेंगे, अल्फा ग्लूकोज। अगर ये OH ग्रुप लेफ्ट साइड पर होता, ऊपर लगा होता, तो वो बीटा ग्लूकोज। तो ये ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर है, इसको कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। ये स्ट्रक्चर क्वेश्चन में इंटरेस्ट में आया हुआ है, कि में स्ट्रक्चर देकर पूछा गया है कि ग्लूकोज का अल्फा आइसोमर है या बीटा है या फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज का दूसरा स्ट्रक्चर बनता है, उसमें जो रिंग बनती है सेकंड और फाइव के रिंग बनती है। इसमें रिंग बनेगी वन और फाइव के रिंग, इसमें सिक्स मेंबर रिंग है, ऑक्सीजन को भी शामिल करेंगे, उसमें फाइव मेंबर रिंग है। तो अब देखो ये हो गया। इसके अलावा एच, ओ एच, ओ एच, 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 यहाँ पे ओ एच, और यहाँ पे एच लगे, ये देखो। तो इसको हम कहते हैं अल्फा ग्लूकोज। ठीक, OH ग्रुप और फर्स्ट कार्बन ये कहाँ पे है, राइट हैंड साइड पर है। अब आते हैं बीटा ग्लूकोज। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, ये वन हो गया, ये टू हो गया, ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, ये क्या हो गया, फाइव हो गया, ये सिक्स हो गया। रिंग किसके रिमेंड बनेगी, वन और फाइव के रिमेंड बनेगी, वन और। तो इसमें देखो फर्स्ट कार्बन पे OH ऊपर लगा हुआ है, H नीचे है, तो इसको क्या कहेंगे, बीटा ग्लूकोज। क्या बोलेंगे इसको हम,
बीटा ग्लूकोज बोलते हैं, क्योंकि बीटा ग्लूकोज में जो OH ग्रुप है, फर्स्ट कार्बन, ये लेफ्ट साइड पर है, लेफ्ट हैंड साइड पर है, और बाकी कोई फर्क नहीं होगा, बाकी में कोई फर्क नहीं होगा स्ट्रक्चर में। एच, OH, OH, एच, एच, यहाँ पे OH लगा हुआ है, इधर एच, कोई फर्क नहीं है, सिर्फ OH ग्रुप की जो पोजीशन है उसका फर्क है फर्स्ट कार्बन की, कि वो राइट हैंड साइड पर लगा है या लेफ्ट साइड पर लगा है। अगर राइट हैंड साइड पर है तो अल्फा ग्लूकोज, लेफ्ट साइड पर है तो क्या होगा, बीटा ग्लूकोज। रेजिस्टेंस ऑफ fructose, इसका फ्लोरीन होगा, और ये 5 मेंबर रिंग होगा, ये रिंग होगी 5 मेंबर वाली हेटेरोसाइक्लिक। तो पहले फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ये देखो फ्रक्टोज का ओपन स्ट्रक्चर होगा, ओपन स्ट्रक्चर है। इट इज लीवो रोटेटिंग, इट रोटेट PPL, प्लेन पोलर लाइट, एंटी क्लॉकवाइज, और सिंबल क्या होगा इसके लिए, माइनस यूज करते हैं इसके लिए। असिमेट्रिक कार्बन कितने होंगे इसके अंदर, ये कार्बन असिमेट्रिक है, ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं होगा क्योंकि इसके साथ दो एच लगेंगे, दो इंच से ग्रुप लगेंगे, ये तो असिमेट्रिक होगा भी नहीं। कम से कम चार उसके एटम, जो एटम हो डिफरेंट ग्रुप लगेंगे। तो देखो एच ओ एच, दो ग्रुप ये हो गए, एक पूरा ग्रुप हो गया, ये पूरा क्या होगा, ग्रुप होगा, ये नीचे पूरा ग्रुप होगा, तो डिफरेंट है या नहीं, भाई देखो डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हैं ना, एच ओ एच, एक पूरा ग्रुप एक नीचे पूरा ग्रुप, डिफरेंट ग्रुप है ना, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल कार्बन। इसको देखिए ये कार्बन क्या होगा, पैरेलल कार्बन होगा, OH H, दो डिफरेंट ग्रुप, एक ऊपर ग्रुप एक नीचे ग्रुप, ये भी डिफरेंट ग्रुप। इसको देखो OH लगा हुआ है, H लगा हुआ है, नीचे CH2OH लगा हुआ है, ऊपर पूरा ग्रुप, ये कार्बन असिमेट्रिक नहीं होगा। इट कंटेन्स थ्री कायरल कार्बन या असिमेट्रिक कार्बन। अब आते हैं इसका रिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। CH2OH, C, ये फर्स्ट कार्बन, ये क्या हो गया, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फाइव कार्बन, सिक्स कार्बन, जिसके ऊपर लगेगा CH2OH। तो ये वन टू, ये क्या हो गया थर्ड, ये क्या होगा फोर्थ, ये क्या हो गया फाइव, ये क्या हो गया सिक्स। अब रिंग किसके दिल में बनेगी, रिंग बनेगी टू और फाइव के दिल में, सेकंड और, क्योंकि तीन ग्रुप लगते ही सेकंड पे, फर्स्ट पे तो नहीं लगेगा, इसलिए जो रिंग बनेगी वो सेकंड और फाइव के दिल में बनेगी। ये रिंग बनेगी, ये सेकंड और फाइव के दिल में क्या बनी है, रिंग बनी है हेटेरोसाइक्लिक।
ठीक है। अच्छा, अब इसमें सेकंड कार्बन को देखें, इसमें किसको देखें, इसके अंदर हम फर्स्ट कार्बन को देख रहे थे, इसमें किसको देख रहे थे, फर्स्ट कार्बन पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड पर है या लेफ्ट साइड पर है, यही था ना, ये राइट हैंड साइड पर, वो लेफ्ट साइड पर, इसमें किसको देखेंगे, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप, सेकंड कार्बन पे OH ग्रुप को देखो कहां पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पर है, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है ना, ये इसको देखना है, इसको OH ग्रुप को देखो कहां पे लगा हुआ है, सेकंड कार्बन पे जो OH ग्रुप है ये कहां पे लगा हुआ है, लेफ्ट साइड पर है, तो उसको कहेंगे बीटा फ्रंटोज। अगर ये CH2 OH ऊपर होता, OH नीचे होता, तो वो क्या होता, अल्फा फ्रक्टोज। मगर ज्यादातर जो कॉमनली मिलता है वो बीटा फ्रक्टोज होता है, बीटा फ्रक्टोज होता है। अच्छा, बाकी आप लगा देंगे, OH H H OH, OH निकल गया, सॉरी H निकल गया, H लगेगा। अच्छा, अब देखो ये हो गया बीटा फ्रक्टोज, तो ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। अच्छा, अब आते हैं ग्लेक्टोज। अल्टोइंसुलिन, इस स्ट्रक्चर सिमिलर टू ग्लूकोज, एक्स एक्सेप्ट कार्बन 4, कार्बन नंबर 4 which is रिवर्स, कार्बन 4 जो है रिवर्स होगा। देखो कार्बन 4 ग्लूकोज में क्या है जो रिवर्स होगा, कार्बन 4 ग्लूकोज का देख लो, कार्बन चौथा ग्लूकोज का देखोगे, ये रिवर्स होगा फ्रक्टोज के अंदर, ओ सॉरी इलेक्ट्रोज के अंदर, इलेक्ट्रोज में जो कार्बन 4 होगा वो रिवर्स होगा। रिवर्स का मतलब है जो ग्लूकोज में है वो किस तरह है, H ऊपर है और OH नीचे, तो इलेक्ट्रोज में क्या होगा, OH को ऊपर रखना है, H को नीचे करके लिखना है, बस बाकी सेम है। इज नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट, या आपको फ्री स्टेट नहीं मिलेगा, इट्स पार्ट ऑफ मिल्क शुगर। लेक्टोज, ये मिल्क शुगर लेक्टोज का हिस्सा होता है, मिल्क शुगर लेक्टोज उसका क्या है, ये पार्ट है, मतलब उसी में मिलेगा आपको कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज दोनों कंबाइन हो जाते हैं और बनाते हैं लेक्टोज मिल्क शुगर। अच्छा, अब आते हैं ओलिगोसेक्राइड। these carbohydrates on hydrolysis produce 2 to 10 monosaccharides। देखो हमारी किताब में ये नहीं है, हमारी किताब वाला डायसेक्राइड को अलग पढ़ रहा है और ओलिगोसेक्राइड को कहते हैं, तो इसमें 3 से लेकर 10 तक होते हैं। हालांकि ओलिगोसेक्राइड में 2 से लेकर
10 तक क्या मिलेंगे आपको? मोनोसेक्राइड मिलेंगे या सिंपल शुगर। यूनिट्स मिलेंगे आपको। इन ओलिगोसेक्राइड डाइसेक्राइड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो मोनोसेक्राइड के अंदर हेक्सोस एन है, तो ओलिगो के अंदर डाइसेक्राइड इंपॉर्टेंट होते हैं। अच्छा, डाइसेक्राइड का मतलब जिसके अंदर दो सिंपल शुगर्स हो, या जिनके एल्डिहाइड से दो सिंपल शुगर्स मिले हैं आपको। चलो, टाइम कंप्लीट हो गया। कल से, कल तो टेस्ट होगा आपका, परसों से पढ़ेंगे। हाँ, परसों क्लास होगी। ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर हमने कंप्लीट करना है, उसके बाद जैसे एग्जाम देकर वापस आएंगे तो फिर से स्टार्ट करेंगे।
पूर्ण नंबर चेंज होते हैं। जीटी का सिलेबस बायो वाली कोई चैप्टर हम डिस्कस करेंगे, जो आज जहाँ पर जो हम फिनिश करेंगे वो जीटी का सिलेबस को फिनिश करेंगे। जो टेबल्स बनेंगे स्ट्रक्चर प्रोटीन को फंक्शनल प्रोटीन के इंडिविजुअल बात जो है कट लगाएंगे, और उसके बाद जो जीटी 9 होगी वहीं से स्टार्ट होगी, और वहीं से स्टार्ट होगी जितना सिलेबस होगा और जीटी की डेट होगी, फिर उस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। फिलहाल जीटी 8 का सिलेबस आरपी टॉपिक सब होगा, जीटी 8 का सिलेबस। उसके बाद नेक्स्ट का मीटिंग में आते हैं, तो हालांकि न्यू एसटी की बुक के अंदर ये पॉइंट्स नहीं है, पुराना एसटी की बुक जिसने भी पढ़ा है उनको पता है कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एक होती है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है, सेकेंडरी होती है, टर्शियरी होती है और क्वाटरनरी होती है। जब भी डीएनए से एमआरएनए और एमआरएनए से प्रोटीन बनेगी फर्स्ट ऑफ ऑल, तो उस वक्त जो है जस्ट सीरीज और सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स डिटरमाइन होती है, और एक लॉन्ग चेन ऑफ जैसे स्ट्रेट चेन ऑफ जो अमीनो एसिड बनती है उसे हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। जैसे कल हमने पढ़ा था इंसुलिन एग्जांपल है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का है, तो उसके अंदर दो चेन्स हैं, एक के अंदर 21 अमीनो एसिड है और दूसरी चेन के अंदर 30 अमीनो एसिड है, पर दोनों जो स्ट्रेट होती है इस वजह से स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड की स्ट्रक्चर जो होगी उसे कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। उसके बाद यही स्ट्रक्चर स्ट्रेट जो होती है इसकी जो शेप में चेंज आती है, या तो इसमें क्वाइल या हेलिक्स बनते हैं या शीट्स की तरह होगी, इसमें वही सेम प्राइमरी स्ट्रक्चर होगी पर इसका थोड़ा सा फॉर्म चेंज होगा। एक होगी अल्फा हेलिसिस और दूसरी होगी बीटा शीट्स, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। पुराना हिस्ट्री की बुक था उसके अंदर एग्जांपल दिया गया था स्पाइडर्स वेयर हियर्स, स्पाइडर्स वेयर हियर्स हैं, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में होते हैं। फिर यही जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर में चेंज या कन्वर्ट होगी टर्शियरी स्ट्रक्चर, यही जो अमीनो एसिड की सीरीज या सीक्वेंस होती है 3D फॉर्म में आते हैं, 3D फॉर्म में, थ्री डायमेंशनल फॉर्म में फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड्स बनते हैं, फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड्स, फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड्स बनते हैं, और उसके नतीजे में टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होती है। जैसे एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स आर 3D in nature, enzymes have tertiary structure of protein, 3D in nature होते हैं एंजाइम की जैसे शेप होती है 3D in nature होती है। तो ऐसे एक यूनिट को हम लेंगे, जैसे ये जस्ट पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये एक जैसे पॉलीपेप्टाइड चेन हुई उसका एक यूनिट हुआ उसकी शेप जो है 3D in nature है, तो इसे हम लेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर प्रोटीन। फिर और इसी के अंदर जैसे आप देखिए बीटा शीट्स भी है अल्फा हेलिसेस भी है, वो सेम है बट इनका फॉर्मेट हुआ है वो 3D फॉर्म में हुआ है। उसके बाद जो है यही इस जैसे दो या चार यूनिट्स आपस में मिलकर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो टर्शियरी स्ट्रक्चर का एग्जांपल हुआ एंजाइम्स, और इसका जो एग्जांपल है हीमोग्लोबिन, जिसके अंदर चार टोटल पॉलीपेप्टाइड की चेन्स होती है, दो उसके अंदर होती है अल्फा और दो होती है बीटा, तो आज हम डिस्कस करेंगे कि इस टॉपिक को सीखने के लिए जैसे हमने ये जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी हमारी जो रेगुलर जीटी होगी उसके अंदर ये ऐसी हेडिंग्स या टॉपिक्स या एमसीक्यू नहीं होंगे, पर आज का टॉपिक सीखने के लिए प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस किया है, क्योंकि उसके अंदर थोड़े से ये टर्म इस्तेमाल होंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, तो हमारे रहन में होना चाहिए कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होती है, टर्शियरी क्या होती है और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या होती है। पुराना हिस्ट्री की बुक था उसके अंदर ये टॉपिक है, डिस्क्रिप्शन है, अलॉन्ग विद एग्जांपल्स के
बहुत ही आसान है इंसुलिन, उसके बाद स्पाइडर्स वेब हेयर का एग्जांपल है, उसके बाद देन जो है ऑल द एंजाइम्स आर फ्री इन नेचर, और उसके बाद जैसे हीमोग्लोबिन का एग्जांपल है जो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इस तरह से प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर्स होती है प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी क्वार्टरनरी विद एग्जांपल होते हैं। अगेन एक और रेस्ट्रिक्शन देते हैं, जैसे ये जस्ट जिस वक्त ओनली और ओनली डीएनए जब डिटरमाइन करेगा अमीनो एसिड की सीरीज और सीक्वेंस स्ट्रेट चेन ऑफ अमीनो एसिड होगी, जैसे कल हम पढ़ रहे थे किसके अंदर इंसुलिन के अंदर सिस्टीन है, आइसोल्यूसिन, ल्यूसीन, फिनाइलैलानिन, ग्लूटामिन, हिस्टीडीन, इस तरह की जो ये सीरीज होती है एक पर्टिकुलर होती है, स्पेसिफिक होती है। ऐसे नहीं कि अमीनो एसिड अपनी मर्जी से स्पेसिफिक उनको डिटरमाइन भी जीन्स करते हैं, उनको डिटरमाइन भी डीएनए की इंफॉर्मेशन होती है, वो ही रेगुलेट करते हैं कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड हो, दूसरे नंबर पे कौन सा हो, तीसरे नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड हो, चौथे पे कौन सा अमीनो एसिड हो, पांचवें पे और नंबर 6 पे ग्लूटामिक एसिड आए। वेरी नाइट्रोजन सिकल सेल एनीमिया हो जाएगी, वेरी नाइट्रोजन सिकल सेल एनीमिया। हर एक नंबर जो होता है उसको कौन सा अमीनो एसिड आना, जैसे आपको याद है जैसे लफ्ज है टैक्ट, टैक्ट जैसे तो पहले टी आना चाहिए, उसके बाद ए और सी और देन टी आए। इसी तरह से जब हम बात करते हैं कि ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिड चेंज आ जाएगा, जैसे हमने टी की जगह हम जी ऐड करें तो पता नहीं कौन सा वर्ड हो जाएगा, टी की जगह पे चेंज हो जाएगा, एक लेटर की चेंज की वजह से वर्ड चेंज हो जाता है। इसी तरह से नॉर्मल सीक्वेंस के अंदर जस्ट एक भी अमीनो एसिड की अगर चेंज तब्दीली आएगी तो एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर होता है, सिकल सेल एनीमिया होता है, हेरिटेबल डिसऑर्डर है, हेरिटेबल डिसऑर्डर है, हीमोग्लोबिन से रिलेटेड है, आरबीसी की शेप चेंज हो जाती है जस्ट एक डिफरेंस की वजह से, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वैलिन। तो बराबर इसके बाद ये जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है जो सेकेंडरी होती है, और उसके बाद 3D स्ट्रक्चर होगी फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड। देखिए इसके अंदर वही सेम है, फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड्स, फोल्ड्स एंड सुपर फोल्ड है 3D स्ट्रक्चर पॉलीपेप्टाइड। और इस जैसे दो या चार यूनिट्स आपस में मिलकर क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर बन जाती है, जैसे हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन की क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है, एंजाइम्स की 3D स्ट्रक्चर होती है, स्पाइडर्स वेब, हेयर्स की जैसे सेकेंडरी स्ट्रक्चर है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर हमने एग्जाम्पल पढ़ा था दैट इज इंसुलिन प्रीवियस क्लास, उसी क्लास की कंटिन्यूटी है। हेटिंग देखिए सिग्निफिकेंस ऑफ द सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड, अमीनो एसिड की सीक्वेंस एक स्पेसिफिक होनी चाहिए, उसमें अगर कोई चेंज या तब्दीली आती है तो एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर का रीजन या सबब हो सकता है। वो देन प्रोटीन है वो नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा अगर सीरीज या सीक्वेंस के अंदर चेंज आएगी तो। So same is found in hemoglobin, which is composed of four chains. क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर है, चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है जिसके अंदर दो अल्फा है और दो जो है बीटा चेन्स है। एक थोड़ा सा टॉपिक टाइप का सवाल है, मैं आपको यहाँ पे नोट करवाता हूँ कि जैसे जो अल्फा चेन्स होती है उसके अंदर, अल्फा चेन्स के अंदर हर एक अल्फा चेन के अंदर 141 ऐसी कितनी चेन्स हैं, दो है, तो इनका प्लस होगा। इसी तरह हर एक बीटा चेन टोटल चार है हीमोग्लोबिन के, हर एक बीटा चेन के अंदर 146 है, 146 है। तो ये बीटा चेन्स और ये अल्फा चेन्स की तादाद हो गई और ये बीटा चेन्स की तादाद हो गई। इनको आप प्लस करेंगे तो यकीनन 292 और 282 प्लस करेंगे तो कितना इनका तादाद होगा 574। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए हीमोग्लोबिन के अंदर अमीनो एसिड्स की तादाद कितनी है, या एक जो बीटा शीट के अंदर बीटा जो
यूट्यूब पे बात करेंगे बस, ये तो हम चैनल चाहिए ऐसी करती है। कौन है ये नंबर? ओके, वेलकम बैक। आप यूट्यूब टेक्निकल इशू, तुमने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप डोंट वरी, ठीक है, आप अपनी रिकॉर्डिंग को जारी रखें। तो अल्फा चेन के अंदर जैसे आपको पता है 140 बता, हर एक चेन के अंदर और ऐसी दो चेन्स होती है। अगर सवाल जैसे जस्ट ओनली एंड ओनली अल्फा चेन्स के बारे में हो तो उसका तादाद होगा 282। बीटा चेन हर एक चेन के अंदर 146 होने और ऐसी कितनी चेन्स होगी, दो होंगी, तो सिर्फ बीटा चेन्स के बारे में क्वेश्चन होगा 292। और इसी तरह से अगर हीमोग्लोबिन के अंदर अमाइनो एसिड्स की तादाद पूछी जाए तो 574 अमाइनो एसिड की इनकी तादाद होगी। तो इस हवाले से एक इस पैरा के अंदर प्रोटीन टाइप का एक जस्ट सवाल है जो आपको नोट करेंगे, ठीक है, नोट करेंगे। तो थोड़े से आगे पॉइंट्स पे हम आते हैं। नंबर वन ये 10,000 प्रोटीन्स, और ये कहाँ से बने होंगे, तो इनकी बेसिक जो अमीनो एसिड्स होंगे उन्हीं से बने होंगे। जैसे 26 लेटर्स हो गए अल्फाबेट के, ईच अल्फाबेट के 26 लेटर हो गए, और उसमें जो है लाखों की तादाद में वर्ड्स बन सकते हैं। तो इसी तरह से 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं जिनके अंदर 10,000 प्रोटीन ह्यूमन बीइंग के अंदर बन सकते हैं। इनकी जो सीक्वेंस होती है वो कौन डिटरमाइन करता है? जैसे हमने कल क्लास में पढ़ा था, हर एक प्रोटीन दूसरे प्रोटीन से डिफरेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस, ऑर्डर। तो ऑर्डर कौन डिटरमाइन करता है? ऑर्डर डिटरमाइन करता है डीएनए या जीन्स डिटरमाइन करता है कि पहले नंबर पे कौन सा अमीनो एसिड, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे कौन कौन से अमीनो एसिड होंगे। तो ये डिटरमाइन करता है डीएनए या जीन्स करते हैं। डीएनए या अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देता है, मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम्स की तरफ जाते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री इसके 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स मौजूद होते हैं जो असेंबल होके पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड और प्रोटीन बनते हैं। बिल्कुल इनकी स्पेसिफिक चेन एक सीक्वेंस ऑफ एनी अमीनो एसिड विल चेन। जैसे बीटा चेन ऑफ द हीमोग्लोबिन उसके 6 नंबर अमीनो एसिड में नॉर्मल होता है ग्लूटामिक एसिड, उसकी जगह पे अगर वैलिन आ जाए तो रिडल क्या होगी, प्रोटीन फेल्स टू कैरी आउट 6 नॉर्मल फंक्शन। प्रोटीन कौन सा, जैसे हम एग्जांपल ले हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन की शेप चेंज हो जाएगी, सिकल लाइन हो जाएगी। पहले शेप कौन सी थी? पहले शेप थी वो जस्ट राउंड और डिस्क शेप थी। अब जो शेप हो जाएगी जस्ट एक अमाइनो एसिड की सीरीज के अंदर चेंज आने की वजह से इतना बड़ा डिसऑर्डर हो सकता है और वो भी हेरिडिटरी है। सबसे पहले थोड़ा सा हम सीखते हैं कि हाउ किस तरह से ये जो कैरेक्टरिस्टिक की जो इंफॉर्मेशन जो होती है जाहिर जेनेटिक इंफॉर्मेशन, फॉर एग्जांपल जैसे जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन, जीन नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए होता है दैट इज कॉल्ड जीन, सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट इज कॉल्ड जीन, डीएनए। इसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है। जीन इज नथिंग बट सेगमेंट ऑफ डीएनए। जैसे ये जीन सेगमेंट, ये डीएनए की सेगमेंट, ये डीएनए की सेगमेंट को दूसरा जीन बनाता है। क्रोमोसोम्स पे इस तरह से जो है जीन्स मौजूद होते हैं। डीएनए अपनी सारी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को देता है, एमआरएनए और मैसेंजर आरएनए। डीएनए अपनी इंफॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए को दे देता है। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से निकल के बाहर आएगा, किधर आएगा? राइबोसोम्स में। राइबोसोम्स को कॉमनली हम कहेंगे प्रोटीन फैक्टरीज। ये राइबोसोम्स है जिन्हें कॉमनली हम कहते हैं प्रोटीन फैक्टरीज कहते हैं। राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरीज। हम लोग इधर जो प्रोटीन फॉर्मेशन का अमल होता है तो इस वजह से राइबोसोम्स आर कॉमनली कॉल्ड प्रोटीन फैक्टरी। तो अब ये एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए इधर आया है, राइबोसोम के पास डिक्टेशन इस एमआरएनए के अंदर मौजूद है, और इधर जो 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स जो मौजूद होते हैं ये अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड डिटेक्शन है एमआरएनए की, फिर राइबोसोम में इधर असेंबल होने जाएंगे और अल्टीमेटली एक पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड बन जाएगी। इस पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ अमीनो एसिड को कहेंगे प्रोटीन कहेंगे। तो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन डीएनए टू एमआरएनए और एमआरएनए टू प्रोटीन होता है। और प्रोसेसेस भी आपने पढ़े हैं, डीएनए टू एमआरएनए होता है उसे ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और इसी तरह से
mRNA से प्रोटीन बनने के अमल को ट्रांसलेशन कहते हैं, जो हम रेगुलर क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। पर जैसे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, जैसे कि हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, जो बीटा चेन के अंदर 6 नंबर पे होता है ग्लूटामिक एसिड होता है, तो हीमोग्लोबिन उसकी शेप होगी नॉर्मल। नॉर्मल कौन सी शेप होगी, जो डिस्क लाइक होता है, इस तरह से आरबीसी की जो शेप होगी नॉर्मल आरबीसी की शेप होगी। पर बीटा चेन के अंदर जब 6 नंबर में ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन आ जाए, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन अमीनो एसिड आ जाए, तो हीमोग्लोबिन की जो शेप जो होगी वो एबनॉर्मल होगी, और एबनॉर्मल होगी तो आरबीसी कैसे शो होंगे, आरबीसी की जो शेप होगी वो सिक्ल शेप स्ट्रक्चर होगी। सिक्ल शेप आरबीसी होगी, बजाय राउंड होने के वो सिक्ल शेप हो जाएगी। इंटर क्लास का बुक है, या किसी ने पढ़ा है इंटर क्लास रेगुलर क्लास में, 2 to 7 पेज को आप ओपन करेंगे, या ये न्यू न्यू इंटर क्लास है, न्यू इंटर क्लास के अंदर 2 to 7 पेज, ओल्ड जो बुक है इंटर क्लास का, उसके अंदर पेज नंबर 160 पे आप जाएंगे, तो वहां पे एक जेनेटिक कोड मौजूद है, जेनेटिक कोड मौजूद है, और इस जेनेटिक कोड के अंदर जितने भी ऐसे 20 टाइप्स के अमीनो एसिड्स हैं उनके नेम भी मौजूद है, और कौन सा कोडन होगा एमआरएनए के अंदर ट्रिपलेट जो 3 जो नाइट्रोजनस बेस एमआरएनए होते हैं, तो एक कोडन बनता है, और एक कोडन एक अमीनो एसिड को कोड करने की उसमें सलाहियत होती है। तो ये एमआरएनए कहाँ से बना होगा, एमआरएनए यकीनन जो एमआरएनए बना डीएनए से बना हुआ, इंफॉर्मेशन जो ओरिजिनल डीएनए की थी उसी में से एमआरएनए हुआ है। तो घर जाके थोड़ा सा आप देखेंगे न्यू बुक जिसके पास है, 2 to 7 पेज ओल्ड बुक होगा इम्प्रूवर वगैरह, तो उसके पास 160 पेज में जेनेटिक कोड की एक लिस्ट मौजूद है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि ग्लूटामिक एसिड उसका कोड कौन से उसके, और वैलिन की कोड कौन से, पर फिर भी हम यहाँ पे थोड़ा सा एक इलस्ट्रेशन के जरिए सीखेंगे ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन, किस तरह से ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस्ड बाय वैलिन। तो यू नो वेरी वेल, अभी हमने पढ़ा है कि हीमोग्लोबिन का जैसे ये क्रोमोसोम नंबर 11 पे जो है हीमोग्लोबिन की जीन होते हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम नंबर 11 पे हीमोग्लोबिन का जीन होता है। इसमें हीमोग्लोबिन की जो बीटा चेन होती है उसके अंदर जैसे ये डीएनए की सीरीज है, ये डीएनए डीएनए आपको पता है कि 2 स्ट्रैंड्स होते हैं और उसके एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं, जी सी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री टी होगा, इधर ट्रिपल बॉन्डिंग, इधर ट्रिपल बॉन्डिंग, और ये डबल बॉन्डिंग, जी ए जी इसका दूसरा स्ट्रैंड होगा, जैसे सी टी सी, जैसे पर रिलेशन की सीरीज है। तो अगर आप देखें डीएनए टू एमआरएनए बनेगा तो किस तरह से बनेगा, वो भी हम जैसे रेगुलर क्लासेस में पढ़ चुके हैं। फॉर एग्जांपल हम इससे डीएनए टू एमआरएनए, डीएनए की अगर सीरीज है सीटीसी, तो सी को कॉम्प्लीमेंट्री एमआरएनए के अंदर जी होगा, टी को कॉम्प्लीमेंट्री ए होगा, सी को कॉम्प्लीमेंट्री जी होगा। तो एमआरएनए के अंदर अगर कहीं पे भी जी ए जी होगा तो इट विल कोड फॉर ग्लूटामिक एसिड, GAG will code for glutamic acid, ये कोडान है, अमीनो एसिड का जो ये कोडान है GAG, it will code for glutamic acid। mRNA की सीरीज में अगर GAG होगा तो it will code for glutamic acid, और ये नॉर्मल है, दिस इज द नॉर्मल, नॉर्मल जो सीरीज 6 नंबर जो अमीनो एसिड है तो उसके अंदर ग्लूटामिक एसिड होना चाहिए। अब देखिए सीक्वेंस चेंज कैसे होता है, अब देखिए डीएनए की जीटी की इधर क्या है जीएजी जीटी की कॉम्प्लीमेंट्री, जी का कॉम्प्लीमेंट्री सी, जी का कॉम्प्लीमेंट्री ए, और जी का कॉम्प्लीमेंट्री जो सी है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है, ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है। अब फॉर एग्जांपल इस डीएनए में से जैसे ये एमआरएनए मॉलिक्यूल बना है, तो सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, ए का कॉम्प्लीमेंट्री यू, सी का कॉम्प्लीमेंट्री जी, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर के रूल के तहत mRNA के अंदर GUG सीरीज होगी, अगर mRNA के अंदर GUG होगी इट विल कोड फॉर वैलिन। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जैसे डीएनए के अंदर कोई चेंज आती है, चेंज ओरिजिनल की जो चेंज आती है वो डीएनए के अंदर आती है, ऐसे ना समझें मैसेंजर आरएनए, मैसेंजर आरएनए में तो इंफॉर्मेशन डीएनए की होती है, डीएनए की सीरीज के अंदर कोई भी चेंज आएगी तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट एमआरएनए में होगा, और एमआरएनए आगे जो गलत कोड में से गायब नॉर्मल तो ग्लूटामिक एसिड था,
अब उसकी जगह पे ये वैलिन आ जाएगा, वैलिन आ जाएगा तो आरबीसी की जो शेप होगी वो सिकल लाइक हो जाएगी, वरना आरबीसी की शेप जो है वो आपको पता है राउंड डिस्क शेप होती है। जस्ट डीएनए के अंदर एक थोड़ी सी छोटी सी चेंज आने की वजह से क्या चेंज आई है, तो इधर देखिए टी है और इधर जैसे ए आ गया, इधर एमआरएनए में जैसे ए है और इधर यू है, इधर जी है इधर भी जी है, और फर्क का जस्ट एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर जैसे फर्क चेंज आया है तो इतनी बड़ी भी चेंज हो गई। और ये हेरिडेबल डिसऑर्डर भी है, दिस डिसऑर्डर इज आल्सो हेरिडेबल डिसऑर्डर। ये हेरिडेबल डिसऑर्डर भी है, जैसे जेनेटिक्स के अकॉर्डिंगली एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट भी होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इनहेरिट भी होता है। सिकल सेल एनीमिया इस कंडीशन को कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया के अंदर होता क्या है, जैसे यू नो ब्लड वेसल्स है, खासतौर पे आखिर में जो नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं, नैरो ब्लड वेसल्स होती हैं तो उनके अंदर ये होता है कि अगर शेप आरबीसी की शेप अगर राउंड शेप आरबीसी है तो उसमें आसानी से पास हो सकते हैं राउंड शेप। और जो भी जिस भी तरफ जा रहे हैं जो भी इनका टारगेट आर्गन होगा, जो भी टारगेट आर्गन होगा उसको न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन मिलती रहेगी। अगर जैसे आरबीसी की जो शेप है, फॉर एग्जांपल आरबीसी की शेप जो सिकल लाइक हो गई है, आरबीसी की शेप सिकल लाइक हो गई, तो जितने भी सिकल लाइक होंगे तो यहाँ पे नैरो ब्लड वेसल्स में क्लॉट बन जाएगा, क्लॉट बन जाएगा तो जाहिर है आगे जो टारगेट आर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी और पर्सन का दिन आगे जो डेथ हो सकता है। अगर हार्ट की ब्लड वेसल्स हो उसके अंदर ऐसी क्लॉटिंग होगी तो हार्ट अटैक हो जाएगा, पर्सन का डेथ हो सकता है। और भी कई इसके साइन एंड सिम्टम होते हैं। और जस्ट देखें वन एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज हो गया, 574 अमाइनो एसिड होते हैं हीमोग्लोबिन के अंदर, बाकी सब सेम है। एक सीरीज या सीक्वेंस के अंदर एक अमाइनो एसिड के अंदर चेंज आती है, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेरिंग को सिकल सेल एनीमिया हो जाती है। यही सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है कि अमाइनो एसिड की सीक्वेंस कौन सी होनी चाहिए, ग्लूटामिक एसिड रिप्लेस बाय वेरिंग के हवाले से जैसे आपने पढ़ी है तो इतनी इंपॉर्टेंट होती है। उसके बाद नेक्स्ट वन पॉइंट्स पे आते हैं। वन ऑफ द एग्जांपल इज सिकल सेल एनीमिया, एब्नॉर्मलिटी इन हीमोग्लोबिन में क्यों है, चेंज इन अमाइनो एसिड, कितने टोटल अमाइनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर 574 है, आपने लिखा है 574, टू अल्फा चेन टू बीटा चेन जिनकी डेटा 141 एंड 2 146 चार है जो प्लस माइनस जो आपने किया है 574 होगा। ओनली ग्लूटामिक एसिड विल रिप्लेस बाय वेलिन, ग्लूटामिक एसिड विल रिप्लेस बाय वेलिन, पता नहीं कितनी बार ये जुमला मैंने बोला है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आप ध्यान में रखेंगे। तो इस लिटिल चेंज की वजह से हीमोग्लोबिन फेल्स टू कैरी सफिशिएंट ऑक्सीजन, नतीजे में क्या होगा, पर्सन का डेथ हो सकता है। सिक्स्थ नंबर पोजीशन पे ग्लूटामिक एसिड की जगह में वैलिन होने की वजह से सिकल सेल एनीमिया हो गया, ग्लूटामिक एसिड की जगह पे वैलिन हो गया। जैसे नॉर्मल और हेल्दी आरबीसी है तो ब्लड फ्लो हो रहा है टारगेट ऑर्गन्स की तरफ, जो ब्लड सही जा रहा है। अगर जिस तरह से सिकल लाइन है तो उस तरह से ब्लॉकिंग या क्लॉट बन जाएगा तो टारगेट ऑर्गन को ब्लड सप्लाई नहीं होगी। क्यों हो रहा है, वाई, बिकॉज जैसे देखिए नॉर्मल है तो उसके अंदर डीएनए की ये जो डबल स्ट्रैंड है इसमें से एमआरएनए बना है, ये जीएजी तो ये इन्होंने ग्लूटामिक एसिड बनाया, ग्लूटामिक एसिड बनाया तो हीमोग्लोबिन नॉर्मल, पर इसकी जगह पे जैसे ग्लूटामिक एसिड की जगह पे डीएनए के अंदर चेंज है, ओरिजिनल चेंज डीएनए के अंदर है तो एमआरएनए के अंदर भी चेंज आएगी। जीयूजी कोड्स फॉर वेरी वेरी में तो राइट इस आरबीसी की जो शेप होगी वो सिकल की तरह होगी और इस वजह से हम कहते हैं सिकल सेल एनीमिया, दिस इज कॉल्ड सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, रेगुलर क्लासेस जो डीएनए एंड क्रोमोसोम का जो चैप्टर है उसके अंदर ये टॉपिक भी मौजूद है और इसके टिप्स भी मौजूद है। पर हम थोड़ा सा आगे रहते हैं आखिरी टॉपिक की तरफ, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन फंक्शंस पे भी की जाती है, मतलब हमारी बुक के अंदर फिलहाल ऑन द बेसिस ऑफ शेप टू उसकी जो कैटेगरी है, दो कैटेगरीज में प्रोटीन्स को क्लासिफाई किया गया है, डिवाइड किया गया है, एक है फाइब्रस प्रोटीन, दूसरे है ग्लोब्यूलर प्रोटीन। लफ्ज से पूरा फाइब्रस का मतलब है फाइबर की तरह, थ्रेड की तरह, धागे की तरह। ग्लोब्यूलर प्रोटीन या राउंड होते हैं या थोड़े से ओवल लाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं ग्लोब्यूलर प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन शेप की बुनियाद पर, क्लासिफिकेशन का बेस क्या है, शेप है, शेप की बुनियाद पर दो किस्म की ओवरऑल लुक की बुनियाद पर आते हैं
एक्सटर्नल फीचर्स की बुनियाद पे हैं, देखते ही आप पता करेंगे आइडल जो है ग्लोब्यूलर है या फाइब्रस है। तो थोड़ी सी इलस्ट्रेशन देंगे ताकि थोड़ा आपको आइडिया हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल ये फाइब्रस प्रोटीन है, तो ऐसे फाइबर्स सेंट्रेट है, फाइबरस प्रोटीन है, तो ऐसे रिपीटेड सेम इस जैसे यूनिट्स है, फाइबर्स है, ओवरऑल जो कुछ होगी वो फाइबर्स की तरह होगी, धागे की तरह होगी। जैसे एक फाइबर के अंदर जो प्रोटीन की ये सीरीज या सीक्वेंस है, तो दूसरे जो फाइबर के अंदर की ये सेम सीरीज और सीक्वेंस है, ऐसे रिपीटेड यूनिट्स है। ग्लोब्यूलर प्रोटीन जो होते हैं आपको बताएं, जो टर्शियरी नेचर 3D नेचर इनकी होती है, इसी वजह से जो ये इनकी शेप राउंड ओवरलाइंग हो जाती है, तो ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। तो आपसे जरा इस पॉइंट पे आपसे पूछेंगे फाइब्रस जो प्रोटीन होगा उसके अंदर प्रोटीन्स कौन सी स्ट्रक्चर होगी, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, बिकॉज़ आपको क्या नजर आ रहा है इसमें, कॉइली नजर आ रही है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की शेप किस तरह की होगी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी भी हो सकती है, बिकॉज़ ऐसे 2 या 4 यूनिट्स होंगे तो क्वार्टरनरी भी हो सकती है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन की स्ट्रक्चर टर्शियरी या क्वार्टरनरी हो सकती है। फाइब्रस प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर होगी वो सेकेंडरी होगी। आप देखें शुरू में हमने टॉपिक जो पढ़ा था शेप्स ऑफ जो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, तो उसके अंदर ये काम आती है पॉइंट कि जो कॉइल और हेलिकल होंगे वो फाइब्रस हैं, और जो जैसे टर्शियरी स्ट्रक्चर वो 3D है, ये तो ग्लोब्यूलर होगा। ठीक है, होपफुली आपने इसको सीख लिया होगा कि ओवरऑल जैसे क्या इनके अंदर डिफरेंस है। थोड़ी सी एक टेबल चार्ट के हवाले से हम देखेंगे कंपैरिजन। जो फाइब्रस प्रोटीन होते हैं वो लॉन्ग और नैरो है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था लॉन्ग और नैरो, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। इसके मुकाबले में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है राउंड स्फेरिकल या ओवल इन नेचर होते हैं, और ये फंक्शनल प्रोटीन कहलाते हैं जनरली। ये किसके बने हुए रिपीटेड अमीनो एसिड की सीक्वेंस है। रिपीटेड अमीनो एसिड सीक्वेंस का मतलब है जैसे एक अमीनो एसिड सीक्वेंस इसी तरह से दूसरी कुछ सेम है, उससे से कोई फर्क नहीं है। लुक तो उनका फाइब्रस है, पर उसके अंदर जैसे अभी हमने इलस्ट्रेशन में देखा था कि वो रिपीटेड है, पर इसके अंदर इरेगुलर अमीनो एसिड सीक्वेंस होते हैं, तो सेम एक जैसे नहीं है। लेस सेंसिटिव चेंजेस इन pH एंड टेंपरेचर, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे हेयर्स हैं, नेल्स हैं, ये फाइब्रस प्रोटीन की कैटेगरी में आता है। इधर उमरकोट के अंदर 2-3 दिनों से आप देख रहे हैं टेंपरेचर जो है 42 43 44 तक भी मौजूद है, पर इस हेयर्स में कोई असर नहीं होता। अगर एंजाइम ऑप्टिमल टेंपरेचर उनका क्या है 37 डिग्री सेंटीग्रेड, 37 डिग्री, वो उनके अगर 42 43 हो जाए तो इंसान तो टीनेजर हो जाते हैं, तो पर ईयर्स से जो है कोई इफेक्ट नहीं होता टेम्परेचर या पीएच का। इसके मुकाबले में जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स हैं दे आर सेंसिटिव टू चेंज इन पीएच एंड टेम्परेचर। एग्जांपल की कैटेगरी है कोलेजन एंड मायोसिन फाइब्रिन एक्टिव प्लाज्मा, एंजाइम हीमोग्लोबिन इंसुलिन इम्यूनोग्लोबिन, और जनरली दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर, और जनरली सॉल्युबल इन वाटर। और भी है। इस तरह से कंपैरेटिवली हम थोड़े से 2-3 पॉइंट्स को देखेंगे, होपफुली आप समझ जाएंगे कि इसके अंदर ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन के अंदर क्या डिफरेंस है। मोर ओवर हमारे टेक्स्ट पार्ट के अंदर जो भी चीजें हैं उनको भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। अल्लाह को बेटे एग्जाम्पल जरूरी है। अगर एग्जाम्पल की कैटेगरी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस तरह के क्वेश्चन बेस पे हो सकता है। सबसे पहले हम आते हैं फाइब्रस प्रोटीन की एंगेजमेंट, दे आर लॉन्ग फाइबर्स। कुछ दिन पहले हमने इलस्ट्रेशन में देखा दे आर लॉन्ग फाइबर्स है। अब प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन है, आगे बढ़ते हैं। और उस पुरानी हिस्ट्री की बुक के अंदर हियर्स एंड स्पाइडर वेब का एग्जांपल है, वो क्या है सेकेंडरी स्पाइडर नेचर intertwined with each other and they consist of more polypeptide chain in the form of fibrils। तो पॉलीपेप्टाइड चेन जरा ज्यादा होती है, एक नहीं है, एक से ज्यादा होती है, तो इस वजह से उनकी जो शेप होगी है फाइबर की तरह या फाइब्रिल की तरह होगी, और दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था नॉन क्रिस्टलिन है और वो होगी क्रिस्टलिन। ठीक है, इनकी शेप जैसे आप देखिए फाइब्रस है, उनकी शेप राउंड और ओवल होगी, और इसी तरह से ये इनसॉल्युबल इन वाटर है, वो सॉल्युबल हो जाएंगे, ये क्रिस्टलिन है, वो नॉन क्रिस्टलिन। ये इलास्टिक नेचर, वो इन इलास्टिक नेचर होगी है, जैसे आप कहें नॉन इलास्टिक है। इनका रोल होता है स्ट्रक्चरल रोल होता है किसी भी बॉडी के अंदर स्ट्रक्चर बनाने में, जैसे हेयर्स हैं, नेल्स हैं,
और उनका रोल होगा फंक्शनल, जैसे एंजाइम्स है, हीमोग्लोबिन है, एंटीबॉडीज, ये फंक्शनल रोल होगा। इन द सेल्स, फॉर एग्जांपल सिल्क है, स्पाइडर वेब है, तो इस तरह से मायोसिन इन द मसल फाइबर इसका क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको हम कंपेयर करेंगे फाइब्रस प्रोटीन को जैसे ग्लोब्यूलर प्रोटीन के साथ। वही सेम पॉइंट है, जस्ट अपोजिट है। तो ग्लोब्यूलर प्रोटीन स्फेरिकल और इलिप्सॉइडल का मतलब होता है ओवल इन नेचर। इलिप्सॉइडल का मतलब होता है ओवल इन नेचर होती है, तो उससे इलिप्सॉइडल कहते हैं। इलिप्सॉइडल इंग्लिश का ही वर्ड है, कोई बायोलॉजिकल टर्म नहीं, इसका मतलब है ओवल। ड्यू टू 3D स्ट्रक्चर, 3D फोल्ड और सेकेंडरी प्रोटीन। जैसे अगर मैं केस की तैयारी कर रहा होता तो आपसे जरूर सवाल पूछता सर, ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन बुक में लिखा हुआ, बुक की लाइन है, फोटो कटे, आईफोन का फोटो कटे, शूट करना और फिर अंडरलाइन करे, बुक क्यों जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन सेकेंडरी प्रोटीन। लेकिन जब वो लकीर है, तो ठीक से आसान है, रहा हूं लकीर है, तो है क्या इसके अंदर 3D फोल्ड ऑफ 3D फोल्ड ऑफ सेकेंडरी प्रोटीन। स्ट्रक्चर को रिकॉल करें, प्राइमरी स्ट्रक्चर जस्ट एक स्ट्रेट लाइन, जब वो कॉइल होती है, स्पाइरल होती है, वो सेकेंडरी, उसी कॉइल में से आगे जो 3D बनती है, 3D स्ट्रक्चर टर्शियरी स्ट्रक्चर। वेरी क्लियर, ग्लोब्यूलर प्रोटीन्स आर टर्शियरी और क्वाटरनरी, नॉट सेकेंडरी। कौन से होंगे? फाइब्रस, सेकेंडरी होगी फाइब्रस होगी। ठीक है, तो बाकी जैसे पहले हमने नोट किया था वो ये सारे थे, ये सारे के साल्ट एसिड और बेस है, और जो अल्कोहल मीडियम हो वो के नॉट बी क्रिस्टलाइज, कैन बी क्रिस्टलाइज। ठीक है, और बाकी जैसे एग्जाम्पल की कैटेगरी एंजाइम्स है, एंटीबॉडीज है, हार्मोन्स और हीमोग्लोबिन है। तो फिर भी हम देखेंगे तो इनको याद कर सकती है कि ऐसा क्वेश्चन है जो हमें जरा परेशान कर रहा है। आप थोड़ा सा देखिए चार्ट के अंदर, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और दूसरे फंक्शनल प्रोटीन। तो उसके अंदर आप एक्टिन और मायोसिन को कहाँ रखेंगे? स्ट्रक्चरल प्रोटीन या फंक्शनल प्रोटीन? थोड़ा सा अपना स्ट्रक्चर रखेंगे, तो फंक्शनल में लिखा हुआ है तो क्यों? फंक्शनल प्रोटीन का जो चार्ट है, चार्ट उसके अंदर आप देखिए एक्टिन मायोसिन को कहाँ रखेंगे? फाइब्रस प्रोटीन का रोल होता है जैसे वो स्ट्रक्चरल प्रोटीन, और जो ग्लोब्यूलर प्रोटीन है वो फंक्शनल है। और इधर जो आप चार्ट के अंदर आप देखेंगे, उसके चार्ट के अंदर आप देखेंगे, चार्ट चार्ट आखिरी सेकंड आखिरी, तो उसका रीजन ये है, जैसे जो मायोसिन का हेड होता है वो किसके साथ आगे बाइंड होता है? एक्टिन के साथ बाइंड होता है, और फिर जो पुलिंग का अमल होता है या माइग्रेशन होती है। तो मायोसिन के हेड के अंदर एटीपीएल एंजाइम की एक्टिविटी होती है, एटीपीएल एंजाइम की एक्टिविटी होती है, फिर जो एक्टिन के साथ ये बाइंड होते हैं, और बाइंड होने के बाद इसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो रोल हुआ फंक्शनल। इस वजह से फंक्शनल रोल भी है, स्ट्रक्चरल रोल भी है, दोनों रोल है, स्ट्रक्चरल रोल भी है, फंक्शनल रोल है। मायोसिन के हेड के अंदर एटीपीएस की एबिलिटी होती है, एटीपीएस की एबिलिटी होती है, इस वजह से बाइंडिंग होती है एक्टिन और मायोसिन की, देन उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। तो इस वजह से हम इसे कहेंगे कि ये इसका जो फंक्शनल रोल है, फंक्शनल रोल, फंक्शनल रोल है। तो उस वजह से जो चार्ट के अंदर जो मायोसिन के हेड को फंक्शनल रोल की कैटेगरी में रखा गया, फंक्शनल प्रोटीन के अंदर। तो हम कहेंगे कि इसके पास दोनों प्रॉपर्टी जैसे मौजूद है। बाकी लास्ट में आप पाएंगे कि चार्ट है, उसके अंदर जो चार्ट के हवाले से जैसे मैं आपको क्या बताऊंगा, याद करना है बस, क्योंकि एसटीडी में है, एसटीडी में है और आप इसकी तैयारी कर रहे हैं और आपका काम भी तैयारी कर रहा है। अगर मैं आज से नहीं इसको ना देखे और इंटरव्यूज में अगर वाकई सवाल आ जाए तो उस वक्त आप जो है हमें बहुत बुरा बुला देंगे। किसी ने बताया ही नहीं, अगर बता दे तो हम तो तैयारी कर लेते। कितनी देर लगती? 5 मिनट लगते हैं, क्या हम बताया ही नहीं। तो इस वजह से हम माइनस तो नहीं कर सकते, पर
ये इनकी लिस्ट ऑफ स्ट्रक्चर प्रोटीन जस्ट ये नेम्स है, थोड़ा थोड़ा ये फंक्शन है, जैसे एक मसल का देखेंगे तो आप समझ में आएगा। अमाइलो सेल सब्सिट्यूट प्रोटीन के तौर पे काम करता है, डिटेल कोई नहीं, जस्ट एग्जांपल की कैटेगरी याद है। एक फिलहाल है जिसका नेम है पेटिस फिलहाल, जो सिल्क सीक्रेट करती है, सिल्क प्रोटीन है। एक प्रोटीन है जिसका नाम है कॉन्ड्रो कैल्सिन है, जो प्रो कोलेजन मालिक्यूल है। कोलेजन फाइबर्स है जो स्किन के अंदर है, लिगामेंट टेंडन बोन एंड नीट के अंदर। इलास्टिन है, वर्ड से ज्यादा इलास्टिसिटी प्रोवाइड है। फाइब्रिलिन है, फाइब्रिलिन जो है ऐसे जो नॉन इलास्टिक जो होते हैं टिश्यू होते हैं उनके अंदर जैसे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जिलेटिन है, न्यूट्रिशियस प्रोटीन है, जिलेटिन इज द न्यूट्रिशियस प्रोटीन। जिलेटिन न्यूट्रिशन प्रोटीन कहाँ से ड्राइव किया जाता है? कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स, कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। सही, ये जो जिलेटिन है वहाँ के लिए वहाँ से करने के बाद में मिस रेसलर को तो मुझे हमारे इस्लाम में जेली जिलेटिन न्यूट्रिशन प्रोटीन है, पर जिलेटिन कितना है? कोलेजन ऑफ स्किन एंड बोन्स। स्केलर आई से रिलेटेड है, टाइटिन सार्कोमियर के अंदर हमने एक्टिन और मायोसिन के बारे में तो पढ़ा है, पर एक और भी प्रोटीन होता है स्प्रिंग की तरह होता है, दोनों तरफ से जेड लाइन के साथ अटैच होता है, और ताकि सार्कोमियर की मसल कंट्रैक्शन के दौरान इसको स्टेबल किया जाए तो उस स्प्रिंग लाइक प्रोटीन का नेम होता है टाइटिन होता है। ट्यूब्यूलिन माइक्रोट्यूब्यूल से रिलेटेड केराटिन आपको होता है, नेल्स हेयर्स के अंदर जो है ये प्रोटीन होता है। ठीक है, थोड़ी सी चीजें देखने, बाकी फंक्शनल प्रोटीन है तो बहुत ही आसान है, वो तो आप जो याद करके ही बेचते हैं, तो इतना इसमें बिग क्वेश्चन वगैरह नहीं। डाइजेस्टिव एंजाइम्स है, और ये ट्रांसपोर्ट वाले हार्मोन्स वाले डिफेंस एंटीबॉडीज है, एक्टिन मायोसिन की कॉम्प्लेक्स है, और स्टोरेज के हवाले से जो एक अल्ब्यूमिन है, या सीड के अंदर भी, प्लांट सीड के अंदर भी अल्ब्यूमिन होता है, स्टोरेज प्रोटीन होता है। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है किसके? फंक्शनल प्रोटीन के। तो इधर इस जगह पे आप कट लगे, ये आपका है जीटी का सिलेबस। जीटी का सिलेबस क्या है? जीटी का सिलेबस ये है। नेक्स्ट जीटी 9 होगी यहाँ से फिर। हाँ, सही है।